आहान उसे देखता रह गया, पता नहीं क्यों, पर उसमें एक अपनापन महसूस हुआ। वो उसके सामने वाली कुर्सी पर जा बैठा। टेबल पर ढेर सारी पर्क चॉकलेट्स रखी थीं। आहान ने उनमें से एक उठाई, फाड़ी और बिना बोले अबीर के होठों के सामने की। अबीर उस वक्त इतना खोया हुआ था कि उसने बिना देखे वो चॉकलेट खा ली। आहान बस मुस्कुराता रहा, कितना प्यारा है ये भी। जब अबीर को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है, उसने सर उठाया। आहान को सामने देख उसकी आंखें बड़ी हो गईं और हल्की मुस्कान आई। आप? आहान भी मुस्कुराया। हाँ, मैं। फिर आहान प्यार से उसे कहता, सॉरी, बिना परमिशन के तुम्हारे पास आकर बैठ गया। उसे सॉरी कहता देख अबीर मुस्कुराते हुए कहता, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आपसे मिलना ही चाहता था, पर मुझे आपका नाम तक पता नहीं था। ये सुन आहान झट से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता, आहान रायचंद नाम है मेरा, और तुम्हारा? आहान रायचंद, ये नाम उसे थोड़ा सुना सुना लगता, जैसे कहीं पहले सुना हो, पर याद ना आ पा रहा हो। फिर ज्यादा ना सोचते हुए वह भी उसका हाथ मिला, प्यार से कहता, मेरा नाम अबीर है, अबीर खन्ना। अबीर का नाम सुनते ही आहान झट से कहता, तुम आर्यन खन्ना के भाई हो, पिछली रात तुम्हें मैंने उसके साथ देखा था। वही अबीर हकलाते हुए कहता, नहीं नहीं, वो मेरा भाई नहीं है, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। इतनी कम उम्र में अबीर आर्यन जैसे बड़े और पॉपुलर एक्टर का असिस्टेंट है। ये सुन आहान थोड़ा हैरान और साथ ही नाराज सा होता है। चिढ़ते हुए कहता, मुझे तो आर्यन खन्ना दिखने में अच्छा इंसान लगा था, पर तुम इतने छोटे हो फिर भी वो तुमसे अपना काम करवाता है। और गुस्सा करते हुए कहता, पिछली रात वो तुम पर गुस्सा भी कर रहा था, रास्कल। एक तो अबीर को आर्यन के खिलाफ एक वर्ड भी बुरा सुनना पसंद नहीं था, ऊपर से आहान उसे गाली दे रहा। ये सुनते ही अबीर की आंखें भर आती हैं। उसके होंठ कांपने लगते हैं, गला रुक सा जाता है। उसकी आवाज में गुस्से के साथ दर्द झलकता है जब वो कहता, जिस इंसान के बारे में आपको पता ना हो, उसके बारे में गलत कहने का हक नहीं है आपको। इतना कहते हुए वह अपना लैपटॉप बंद कर अपने बैग पैक करने लगता है। आहान को अपने शब्दों का असर समझ आता है। वह झट से अबीर का हाथ पकड़ लेता है। ओके बाबा, सॉरी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पर अबीर उसका हाथ झटक देता है। आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों है। कोई मेरे आर्यन के बारे में गलत कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहते हुए वह वहां से चला जाता है। आहान वहीं खड़ा रह जाता है। हवा में उसकी परफ्यूम की खुशबू रह जाती है। वो हैरान सा कहता, मैंने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे वो इतना भड़क गया? आजकल के बच्चों को समझना सच में बहुत मुश्किल है, पर उसके मन में एक हल्की सी ग्लानि होती है, जैसे उसने किसी मासूम को दुख पहुंचाया हो। दूसरी तरफ यश बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। वो सोच रहा था कि ईशान से झूठा नाराज होने की एक्टिंग कर वो ईशान को खुद से दूर तो नहीं कर रहा। काफी टाइम बीत चुका था, पर न ईशान रूम आया और न ही उससे बात कर रहा था। अब तो यश के पेट में चूहे भी सुसाइड कर चुके थे भूख से। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। आंखों में थोड़ी झुंझलाहट, पर अंदर एक अजीब सी खालीपन जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। आखिर में वह बेड से उठता है, धीरे से रूम का दरवाजा खोलता है और चुपचाप सीढ़ी से उतर नीचे हॉल में जाने लगता है। पर ईशान वहां भी नहीं होता। वो किचन में देखता, वहां भी सन्नाटा। एक पल को डर उसके दिल में उतर आता है, कहीं वो सच में नाराज तो नहीं चला गया। वो पूरे घर में ईशान को ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, गला भरा जाता है। वो जोरों से चीखता है, ईशान, और दरवाजा खोल बाहर चला जाता है। घर के बाहर छोटा सा गार्डन था, पर आज वो किसी सपने जैसा लग रहा था। चारों ओर रोशनी, झिलमिल करती फेरी लाइट्स, फूलों की खुशबू और ठंडी हवा। पूरा गार्डन सजा हुआ था। एक छोटा सा टेंट बना था, चांद और तारों की लाइट से सजाया गया। वो दृश्य इतना प्यारा था कि यश की आंखों में चमक आ गई। टेंट के बाहर उसके पसंद का केक और खाना रखा था, बड़े प्यार से सजाई गई टेबल पर। ये सब देखते ही यश के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। अब उसकी आंखें सिर्फ अपने ईशान को ढूंढ रही थी। तभी ईशान आता है, ब्लैक शर्ट पहने, हाथ में गिटार लिए। उसके बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे, चेहरे पर वही मासूम लेकिन कॉन्फिडेंट स्माइल। इस वक्त ईशान बेहद हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा यश ने उसे पहली बार कैफे में देखा था। यश की तो नजर ही ईशान से हट नहीं रही थी। वो बस उसकी तरफ देखता जा रहा था, जैसे वक्त थम गया हो। ईशान गिटार पर प्यारा सा धुन बजाते हुए मुस्कुराकर यश की तरफ देखता है और गाना गाना शुरू करता है। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि हवा तक रुक गई थी उसे सुनने।
हर सुर में एक सच्चा एहसास था, जैसे हर लफ्ज सिर्फ यश के लिए बना हो। यश के चेहरे पर आंसू की एक बूंद ढलती है, पर वो मुस्कुरा रहा था। दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। वही ईशान आगे गाता है, छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ। उसकी आवाज दिल में उतर रही थी। हर एक लाइन पर यश का दिल पिघलता जा रहा था। वो सामने बैठा बस उसे सुनता रहा। उसकी आंखों में प्यार और अपनापन झलक रहा था। गाना खत्म होते ही यश जोर जोर से ताली बजाने लगता है। हैरान और खुश दोनों होते हुए कहता, और तुम में कौन कौन सा टैलेंट है, मुझे अभी ही बता दो ताकि मैं दोबारा हैरान ना हो जाऊं। यश के बात को सुन ईशान गिटार को नीचे रख उसका हाथ पकड़ उदास हो कहता है, सॉरी बेबी बॉय, मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तो तोड़कर नहीं ला सकता, पर पूरा आसमां भर प्यार जरूर कर सकता हूँ। इतना प्यार कि खुद तारे भी शर्मा जाएं। ये सुन यश मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। उसके लबों पर सच्ची मुस्कान थी, जैसे कोई टूटी आत्मा को पहली बार सुकून मिला हो। वही ईशान चिढ़ते हुए कहता, उफ, मेरा इतना मेहनत बेकार चला गया। और बच्चों की तरह फेस पर प्यारा सा पाउट बना कहता, मेरे गाने का तारीफ तक नहीं किए। ईशान का ये मासूम रूप देख यश खुद को रोक नहीं पाता। वो उसके चेहरे पर अपना हाथ रख कहता, तुम ऐसे बहुत क्यूट लगते, हमेशा ऐसे ही रहो ना। तो ईशान उसके हाथों पर किस करते हुए शरारत भरे लहजे में कहता, सोच लो, मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा फिर तुम्हारे लिए। वो उसकी आंखों में देखते हुए हंसता है और आगे कहता, चलेगा, लेकिन अब पहले ये केक काटे वरना बेचारा केक नाराज हो जाएगा। केक देखते ही यश की आंखें खुशी से चमक उठती हैं, जैसे किसी बच्चे को उसका पसंदीदा टॉय मिल गया हो। अगर केक उसका पसंद का हो तो उसके चेहरे पर वो मासूम खुशी और भी खिल जाती। तो ईशान चाकू ले यश के हाथों में दे देता है और खुद उसका हाथ पकड़कर उसके साथ केक काटने लगता है। वो पल इतना खूबसूरत था कि जैसे दुनिया थम गई हो, बस दोनों की मुस्कुराहट बाकी रह गई थी। वही ईशान का ऐसा करता देख यश को अचानक उसकी माँ याद आ जाती और उसके आंखों में आंसू भर आते हैं, पर वो उन्हें रोक लेता ताकि ईशान को कुछ दिखे नहीं। वो अपने भीतर दर्द को दबा केक काटकर एक बाइट ईशान के मुंह के सामने बढ़ाता है। ईशान पहले उसे खिला, फिर खुद उसका जूठा खा लेता है। केक का स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसकी माँ बनाया करती थी। तो यश झट से कहता, तुम मेरी मॉम को जानते थे क्या या पहले कभी मिले हो? यश का बात सुन ईशान थोड़ा हैरान होकर न कह देता और खुद उससे सवाल करने लगता कि वो ये क्यों पूछ रहा है। तो यश कुछ सोचते हुए कहता, पता नहीं, पर जब तुम्हारे साथ होता हूं तो ऐसा लगता है जैसे अपनी मॉम के करीब हूं। वो कहते हुए रुक जाता है, जैसे शब्द कम पड़ गए हों। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, जो ईशान को भी बेचैन कर देती है। वही ईशान उसे धीरे से उसकी चेयर से उठाकर अपने गोद में बैठा लेता है और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता, अपनी मॉम को बहुत मिस करते हो ना? यश उदास होते हुए कहता, बहुत ज्यादा। फिर थोड़ा गुस्सा भरी आवाज में जोड़ता है, डैड की वजह से मॉम ने सुसाइड किया था और वो घटिया इंसान मेरी मॉम के मरने के एक हफ्ते बाद ही उस शगुन से शादी कर लिए। इतना कहते ही उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रोते हुए ही कहता, मैं उन दोनों से नफरत करता हूँ ईशान, और राजवीर मल्होत्रा को कभी माफ नहीं कर सकता। ये सब सुन ईशान के दिल में जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। वो यश को अपनी बाहों में कसकर भर लेता है, उसके आंसू पोंछते हुए कहता, बस बेबी बॉय, अब हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? फिर यश खुद को शांत करते हुए बस हम कह देता है और उससे थोड़ा दूर होकर ईशान का हाथ पकड़ कहता, अपनी मॉम को खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उनके जाने के बाद सिर्फ तुमने ही मुझे वो प्यार दिया जो मैं हमेशा से चाहता था। यश के ये शब्द सुनकर ईशान कुछ बोल नहीं पाता, बस उसकी आंखों में देखता रहता है, जैसे उन आंखों में उसने अपनी पूरी दुनिया देख ली हो। वो उसका चेहरा पकड़कर धीरे से कहता, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा बेबी बॉय, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खोए रहते हैं। फिर दोनों साथ खाना खाकर उसी टेंट के अंदर एक दूसरे की बाहों में सुकून से लेट जाते हैं। उस रात ना कोई खामोशी भारी लग रही थी, ना दर्द, बस एक मीठा सुकून था जो दोनों के दिलों को जोड़ रहा था। यश आज पहली बार ईशान से सब कुछ खुद ही कहा था। उसके दिल में अपने ही डैड के लिए इतनी नफरत देखकर ईशान गहरी सोच में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद वो यश की तरफ देख सवाल करता है,
मैंने तुम्हें एक दिन ऐसे हर्ट किया तो तुम मुझसे इतना नाराज हो गए थे। अगर आगे जाकर मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा हर्ट कर दूं, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? उसके अजीब से सवाल पर यश हंसते हुए कहता, तुम मुझे कभी हर्ट कर ही नहीं सकते, और अगर कभी कर भी दे तो फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उसके इस बात पर ईशान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वो उसके गाल को प्यार से चूम लेता है और कहता, अब सो जाओ, बहुत बात हो गई। तो यश भी ठीक है कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ अमन अपने घर आता है। उसे लगा था कि उसके बाबा अभी तक सो गए होंगे, इसलिए वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। हॉल की लाइट ऑफ थी, तो वो अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलता है। तभी अचानक लाइट ऑन होती है और उसके बाबा सोफे पर बैठे नजर आते हैं। उन्हें देखते ही अमन की आंखों में डर उतर आता है। वो हकलाते हुए कहता, मैंने साहिल को कहा था। साहिल का नाम सुन उसके बाबा गुस्से से चिल्लाते हैं, उस लड़के का नाम भी मत लो। अमन डर के मारे चुप हो जाता है और सिर झुकाकर खड़ा रहता है। उसके बाबा खड़े होकर अमन के पास आते हैं। उसका चेहरा मजबूती से पकड़ते हुए कहते हैं, देख रहा हूँ उस साहिल के आने से बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। उनकी पकड़ से अमन का गोरा चेहरा लाल हो जाता है। फिर वो कहते हैं, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? तो अमन झट से कहता, नहीं ऐसा नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी, पर नजरों में डर साफ था। उसके बाबा हाथ हटाते हुए ठंडे लहजे में कहते हैं, प्यार करने का सोचना भी मत, और जो काम करने गए हो वो करो। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले जाते हैं। अमन वहीं खड़ा रह जाता है, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो धीरे धीरे अपने रूम में जाता है और बैग पर बैठकर साहिल के बारे में सोचने लगता है। तभी उसका फोन बजता है। साहिल का नाम देखते ही उसके होठों पर अनचाही मुस्कान आ जाती है। वो झट से फोन उठाता है। तुम घर पहुंच गए? साहिल क्रूर मुस्कान के साथ कहता है। क्या बात है, कोई किसी की फिक्र कर रहा? अमन झेपते हुए कहता है, मैं तुम्हारी कोई फिक्र नहीं कर रहा, बस ऐसे ही पूछ लिया। तो साहिल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं पहुंच गया, वीडियो कॉल करूं? अमन झट से मना करता है, मुझे नींद आ रही है, सोना है, बाय। इतना कहकर फोन काट देता है। पर उसे क्या पता, साहिल तो उसके हर पल को देख रहा था। बड़े से स्क्रीन पर सिर्फ अमन था। साहिल के जो आदमी बेड बनाने आए थे, उन्होंने साहिल के कहने पर अमन के रूम में हिडन कैमरा लगा दिया था। ठीक उसके बैग के सामने साहिल अपनी स्क्रीन पर उसे देखते हुए धीमे से कहता है, सॉरी क्यूटी पाई, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, तुम्हें देखे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। वही अमन बाथरूम से फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट जाता है। उसे देख साहिल भी अपने बेड पर लेट जाता, पर उसकी निगाहें बस अमन पर ही ठहर जाती हैं। सुबह का वक्त था, ईशान नींद में सोया था, पर अचानक उसे एहसास हुआ कि यश उसके बगल में नहीं है। वो घबरा कर आंखें खोलता है, आवाज देता है, पर कोई जवाब नहीं आता। वो जल्दी से उठता है और घर के अंदर चला जाता है। तभी किचन से कुछ आवाज आती है। वो वहां जाता है और नज़ारा देख खुद हंसी रोक नहीं पाता। यश ऊपर से नीचे तक टमाटर से नहा चुका था। वो पास जाकर कहता, पानी कम पड़ गया था क्या जो अब टमाटर से नहाने लगे? ये सुन यश चिढ़ते हुए कहता, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं पास्ता बना रहा? ईशान हंसते हुए पैन में जलते पास्ता को देखता है और कहता, हाँ हाँ दिख रहा है। यश खुशी से कहता, टोमेटो सॉस खत्म हो गया था, इसलिए मैंने टमाटर को मिक्सी में डालकर खुद ही सॉस बना लिया। फिर अपने चेहरे पर प्यारा सा पाउट बनाते हुए कहता, लेकिन गलती से हाथ जार पर हटा दिया तो सारा चटनी मुझ पर आ गिर गया। फिर शरारत से उसकी आंखों में देख कहता, देखो ईशान, तुम्हारा बेबी बॉय बड़ा और समझदार भी हो गया है, अब तुम्हारी केयर मैं आराम से कर सकता हूँ। यश का बात सुन ईशान के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो पीछे से जाकर उसे कसकर हक करता है और कहता, मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिले। यश ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर उसका ध्यान अपने गंदे कपड़ों पर जाता है। वो झट से ईशान से दूर होते हुए कहता, मत आओ मेरे करीब, तुम गंदे हो जाओगे। पर ईशान को इससे क्या फर्क पड़ता था। वो बस मुस्कुराता है और धीरे से कहता, अगर तुम्हारे पास रहकर गंदा होना पड़े तो मैं हर दिन तैयार हूँ। फिर दोनों साथ हंसते हुए फ्रेश होने चले जाते हैं और सुबह की वो प्यारी हंसी पूरे घर में गूंज जाती है। कुछ देर में दोनों फ्रेश होकर नीचे आते हैं। वही यश ईशान को डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठते हुए उसके लिए प्लेट में पास्ता निकल ईशान की तरफ बढ़ा देता और मुस्कुराते हुए कहता, खाकर बताओ कैसा बना है।
तो ईशान भी हाँ कहते हुए एक बाइट खाता है। अंदर से थोड़ा जल गया था और ढेर सारा टमाटर डालने के कारण बहुत खट्टा हो गया था और साथ साथ एक्स्ट्रा मिर्ची भी डला हुआ था। खाते ही ईशान मुस्कुराते हुए कहता, हम बेबी बॉय बहुत यम्मी बना है। यश उसकी आंखों में चमक ढूंढने लगता है, वो चमक जो उसकी मेहनत की तारीफ करती है। ईशान के झूठे शब्दों में भी यश को सच्चा सुकून मिल जाता है। वो खुशी से खिल उठता है, उसकी आंखों में प्यार झलकता है। अपना पास्ता का तारीफ सुन यश खुश होते हुए कहता, सच्ची मुझे भी खिलाओ, मैं भी अपना बना पास्ता खाकर ट्राई करता हूँ। वही ईशान झट से कहता, नहीं तुमने मेरे लिए बनाया है तो सिर्फ मैं ही खाऊंगा। और यश को खुद का बनाया बर्गर दे देता और उसे ये खाने को कहता है। ईशान को पता था अगर वो खाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि पास्ता कैसा बना है, इसलिए वह यश के लिए बर्गर बना देता। ईशान प्लेट का सारा पास्ता अकेला खा जाता है। हर बाइट के साथ उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ती हैं, पर होठों पर मुस्कान टिकी रहती है। उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है, यश के चेहरे की ये खुशी बनी रहनी चाहिए। वो अपने जलते जायके को भी नज़रअंदाज कर देता है। वही यश तो इस बात से ही बहुत खुश था कि ईशान को उसका बनाया पास्ता अच्छा लगा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी बच्चे को उसकी पहली तारीफ मिली हो। वो मन ही मन सोचता है, काश हर दिन वो ऐसे ही मेरे बनाए खाने पर मुस्कुराए। वही यश ने पहले से ही आहान, कार्तिक और नायरा के लिए एक टिफिन पर भरकर रख लिया था ताकि उन तीनों को भी उसका बना पास्ता खाने का मौका मिले। नाश्ता करने के बाद वो दोनों भी कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं। सुबह की हवा में उनके बीच का प्यार भुला हुआ था। ईशान के होठों पर हल्की मुस्कान थी और यश के दिल में एक अजीब सी तसल्ली, जैसे दिन की शुरुआत सबसे खूबसूरत पल से हुई हो। दूसरी तरफ आर्यन सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज उसे एक गाना रिकॉर्ड करना था, तो वह रिकॉर्डिंग रूम में जा रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। पिछले कुछ दिनों से अबीर अपनी पढ़ाई में इतना खोया था कि वो आर्यन से मिला तक नहीं था। आर्यन अंदर से बेचैन था, उसकी आवाज में भी वो बेचैनी झलक रही थी। हर लाइन पर अटक जाना, हर सुर में गुस्सा झलकना, जैसे उसके दिल का सारा उफान सुरों में उतर आया हो। उसके चिड़े मूड में देख आर्यन के मैनेजर अपनी असिस्टेंट को देख कहते, अरे यार कोई जाकर अबीर को लेकर आओ, तब जाकर आर्यन का मूड ठीक होगा। उसकी असिस्टेंट जिसका नाम नव्या था, उसे आर्यन बहुत पसंद था। हमेशा ही किसी न किसी बहाने से आर्यन के करीब जाने की कोशिश करती रहती थी। पर आर्यन अबीर को छोड़ किसी से ज्यादा बात तक नहीं करता था और इसी कारण से वो अबीर से बहुत नफरत किया करती थी। नव्या भी ठीक है कहते हुए अबीर को ढूंढने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। अबीर को देख चिड़े आवाज में कहती, सर तुम्हें बुला रहे तो जल्दी आ जाना। उसके लहजे में हल्की जलन थी। इतना कहते वो चली जाती है। अबीर भी अपना काम को छोड़ वहां पहुंच जाता। वो आर्यन को बार बार एक ही लाइन रिपीट करते देख हैरान हो जाता। वो जानता था आर्यन जब गुस्से में होता है तो खुद से भी लड़ने लगता है। मैनेजर अबीर को देख गहरी सांस भरते हुए कहते, अबीर अब खड़े क्यों हो, जाओ जाकर देखो एक को क्या हुआ है, आज ये रिकॉर्डिंग करना जरूरी है मेरे लिए। इतना कहते वो बाहर चले जाते हैं। अबीर भी ठीक है कहते हुए रिकॉर्डिंग रूम के अंदर चला जाता है। वो धीरे से आर्यन के कंधे पर हाथ रख कहता, आपको क्या हुआ है, आप इतने गुस्से में क्यों हो। अबीर का आवाज सुनते ही आर्यन अपने कान से माइक को निकाल कहता, ओह तो अब आपको मुझसे मिलने का टाइम मिल गया है। उसके लहजे में तकलीफ छिपी थी, जैसे वो हर दिन उसकी कमी महसूस करता रहा हो। आर्यन का बात सुन अबीर कहता, वो मैं बस एग्जाम और स्कूल के प्रोजेक्ट में थोड़ा। वो इतना कहा ही था कि आर्यन उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता और गुस्से में कहता, कल कॉफी शॉप में तुम किस लड़के के साथ बैठे थे। अबीर कुछ पल के लिए ठहर जाता है। उसे अब समझ आता है कि आर्यन के गुस्से के पीछे की वजह क्या है। वो उसके आंखों में सीधे देखकर कहता, वो आहान था जिसने मेरा हेल्प किया था और मैं बस उसे थैंक्स कह रहा था और कुछ भी नहीं। आर्यन उसकी आंखों को देखकर ही समझ जाता था कि वो सच बोल रहा है या झूठ, और आज भी उसे वही सच्चाई दिख रही थी। वो एक गहरी सांस लेकर अबीर को अपने बाहों में भर कहता, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो अबीर, मैं नहीं चाहता तुम्हें मुझसे कोई छीने। आर्यन के शब्दों में डर था और अबीर के दिल में एक अजीब सुकून। आर्यन की बाहों में उसे पूरी दुनिया मिल जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो भी आर्यन को कस के पकड़ लेता है। दोनों के बीच एक अनकहा वादा था, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। वही तब तक नव्या बिना परमिशन के रूम का दरवाजा खोल अंदर आ जाती है। आर्यन की बाहों में अबीर को देख उसके चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। आर्यन उसे अपने डार्क नजरों से घूरते हुए कहता, कितनी बार कहा है जब मैं अबीर के साथ रहूं तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे।
वही नव्या सॉरी कहते हुए बाहर चली जाती है और खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती हो अगर रोमांस ही करना है तो घर जाकर करे ना, यहाँ स्टूडियो में करने का क्या जरूरत है। और थोड़ा चिढ़ते हुए कहती पता नहीं इस बच्चे ने एके पर कौन सा जादू टोना कर दिया है, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं इन्हें। दोपहर का समय हो गया था और कॉलेज में यश अपने फ्रेंड के साथ लंच के लिए कैफेटेरिया में आ जाते हैं। वही यश खुशी से कहता आज किसी को कुछ ऑर्डर करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं अपने हाथों से तुम सबके लिए पास्ता बनाकर लाया हूँ। वे सुन सब हैरान और खुश दोनों होते हैं। यश का चेहरा चमक रहा था, उसे यकीन था कि आज सब उसकी तारीफ करेंगे। तो यश भी बैग से टिफिन निकाल सामने रख देता और सबको ट्राई करने को कहता है। वही कार्तिक स्मेल से ही समझ जाता कि पास्ता कैसा बना होगा, पर अब इतने प्यार से लेकर आया तो कुछ नहीं कहता है और तीनों एक्साइटेड हो चम्मच से एक बाइट निकाल खाते हैं। खाते ही सबके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। आहान तो सीधे डस्टबिन में जाकर उगल देता और चिढ़ते हुए कहता ये कितना बकवास था, तू खिलाने से पहले खुद टेस्ट करके आता। यश का चेहरा पल भर में उतर जाता है। वो पास्ता को टेस्ट करता है और सोचने लगता कि इसे ईशान कैसे खा सकता है, जबकि यश भी एक चम्मच नहीं खा पाया। उसके मन में एक अजीब सी ग्लानि उठती है, पर साथ ही ईशान की वो मुस्कुराती आंखें याद आती हैं जिसने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया था। उसे एहसास होता है कि शायद ईशान ने सिर्फ स्वाद नहीं, उसका प्यार खाया था। ये दिन ऐसे ही बीत जाता है। सब अपने क्लास से निकल बाहर चले आते हैं। वही यश ट्रेनिंग के लिए चला जाता और अमन को आज ना आता हुआ देख उसी के बारे में सोचने लगता। दिल के किसी कोने में हल्की उदासी थी, पर साथ ही एक सुकून भी कि किसी ने उसके टेस्टलेस प्यार को भी इतने प्यार से स्वीकार किया। दूसरी तरफ अमन के बाबा ने उससे जल्दी घर आने को कहा था, तो वह साहिल से कहकर कि मेरे घर कोई गेस्ट आने वाले हैं, ये कहते हुए अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। वो जाते वक्त एक बार पलट कर साहिल को देखता है, मानो कहना चाहता हो कि काश आज तुम समझ पाते मैं क्यों जा रहा हूँ। वही साहिल को ये सुन थोड़ा अजीब लगता है, दिल में जैसे कोई हल्की सी चुभन होती है, पर ज्यादा ना सोचते हुए वो भी अपने घर चला जाता। कुछ देर में अमन अपने घर पहुंच जाता है। रात का सन्नाटा था और घर के आंगन में टिमटिमाती रोशनी के बीच वो थोड़ा घबराया हुआ अपने जूतों की आवाज धीमी कर चलता है। आते ही उसके बाबा उसे अपने रूम में बुला लेते हैं, तो वह भी धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और उनके रूम में चला जाता है। अपने बाबा को देख अमन सहमे हुए आवाज में कहता आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। अमन की आवाज में हल्की कांप थी, आंखों में डर और चेहरे पर उलझन। अमन का आवाज सुन उसके बाबा एक बॉक्स निकालकर बेड पर रख देते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं इस बॉक्स को तुम्हें आज डिलीवर करने एक रिजॉर्ट जाना है, तो अच्छे से जाकर रेडी हो जाओ। कुछ देर में बॉस के आदमी तुम्हें लेने आते ही होंगे। उस बॉक्स को देख अमन के मन में कई सवाल उठते हैं। उसकी उंगलियां हल्के से कांपती हैं जब वह बॉक्स को छूता है और डरते हुए सवाल करता है इसमें क्या है बाबा। वही उसके बाबा अचानक गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, जैसा बॉस ने कहा है वैसा ही करो। उनकी आवाज में ऐसा रौब था कि अमन का दिल जोर से धड़कने लगता है। तो अमन भी अपना सर झुकाकर बिना आगे कुछ कहे जाने लगता है। तभी उसके बाबा थोड़ा शांत होकर फिर कठोर लहजे में कहते हैं आज का जो क्लाइंट है वो बहुत अमीर है, तो उनके सामने कोई भी बेवकूफ़ी मत करना, वो जैसा कहे वैसा ही करना। अमन बस ठीक है कहता है, मगर अंदर से बेचैनी और डर से उसका गला सूख जाता है। कुछ देर में अमन अच्छे से तैयार होकर उस बॉक्स को अपने साथ लेता है और बाहर निकलता है। रात का आसमान अंधेरे में डूबा था, बस स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उसकी परछाई को पीछे खींचती जा रही थी। उसी वक्त उसके सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकती है। उसकी हेडलाइट की चमक कुछ पल के लिए अमन के चेहरे पर पड़ती है। उसके मासूम चेहरे पर हल्की घबराहट साफ झलकती है। वो गहरी सांस लेकर उस कार के अंदर बैठ जाता है और वहां जाने के लिए निकल जाता है। वही दूसरी तरफ साहिल भी अपने घर पहुंच चुका था। घर की सजावट तो वही थी, पर माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे उसके दिल में कोई कमी रह गई हो। उसके आते ही एक सेवेंट उसके लिए कॉफी ले आती है और साहिल हॉल में ही आराम से बैठे उसे पीने लगता है। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरती है और वह कहता देखता हूँ क्यूटी पाई तुम क्या कर रहे हो। वो अपने फोन को निकालता है और देखने लगता है। अमन को इतना तैयार होकर जाता देख उसके होठों की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। वो खुद में बड़बड़ाता है, ये इतनी रात को कहाँ जा रहा। वो तुरंत उसका फोन ट्रैक करता है, पर लोकेशन उसी के घर का दिखाता है। ये देख उसका माथा सिकुड़ जाता है और दिल में बेचैनी भर जाती है। अमन ने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया था,
क्योंकि वो जानता था कि साहिल उसे हमेशा ट्रैक करता रहता है। साहिल का गुस्सा अब उफान पर था। वो झटके से अपनी कॉफी टेबल पर रखता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो अमन का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। हर सेकंड उसे ऐसा लगता जैसे अमन उससे दूर जा रहा हो, और ये सोचकर उसका दिल जलने लगता है। दूसरी तरफ अमन उस रिजॉर्ट में पहुंच चुका था। जगह बेहद आलीशान थी, चारों तरफ महकते फूलों की खुशबू और लाइटों की हल्की चमक। वहां एक आदमी उसके पास आता है और अमन को अपने साथ वीआईपी रूम में ले जाता है। वीआईपी रूम में एक आदमी बैठा था जो काफी हैंडसम था, और उसके चेहरे पर वो फ्लिटी आत्मविश्वास झलक रहा था जो अक्सर अमीरों में होता है। अमन को ये सब थोड़ा असहज लग रहा था, पर उसने मन ही मन कहा, बस काम खत्म करूं और निकल जाऊं। वही वो आदमी आराम से बैठे वेट कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र अमन पर पड़ती है और पहली नज़र में ही उसे अमन पसंद आ जाता है। अमन हल्की सी मुस्कान के साथ प्यार से हेलो कहता है। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि कमरे की हवा तक थम सी जाती है। अमन की मासूमियत, उसकी आंखों की झिझक और उसके बोलने का तरीका, सब कुछ उस आदमी के दिल में उतरता चला जाता है। वो मुस्कुराते हुए उसे बैठने को कहता है। अमन भी हाँ कहते हुए थोड़ा दूर बैठने को था, तभी वो आदमी फ्लिटी आवाज में कहता, हे क्यूटी पाई, इतना दूर क्यों बैठ रहे, मेरे पास आकर बैठो। साहिल के अलावा किसी और की जुबान से क्यूटी पाई सुन अमन का खून खौल उठता है। दिल के अंदर एक अजीब सा गुस्सा उमड़ता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। वो बेचारा हल्की मुस्कान उड़े जैसे कोई मुखौटा खड़ा होकर उस आदमी के बगल में आकर बैठ जाता है। उसके अंदर बस यही चल रहा था, काश मैं यहाँ से जल्द निकल पाऊं। दूसरी तरफ यश ईशान के कैफे जा उस पर बरसना शुरू हो जाता है कि उसने उसका बनाया हुआ खराब पास्ता इतने प्यार से क्यों खाया। तो ईशान मुस्कुराते हुए कहता, अब मेरे बेबी बॉय ने पहली बार मेरे लिए अपने हाथों से कुछ बनाया था तो मैं कैसे नहीं खाता। यश थोड़ा चिढ़ते हुए सोफे पर बैठ जाता है और कहता, ठीक है, आज से मैं भी तुम्हारे लिए खाना बनाना सीख लेता हूँ ताकि तुम्हें मेरा झूठा तारीफ ना करनी पड़े। ईशान भी उसके बगल में बैठ क्रूर मुस्कान के साथ कहता, हाँ सीख लो, वैसे भी आगे जाकर तुम्हें बहुत काम आने वाला है। उसकी बात सुन यश मजाक करते हुए कहता, क्यों, तुम मुझे अपना पर्सनल नौकर बनाने वाले हो क्या। तो ईशान उसके करीब जाते हुए शैतानी मुस्कान के साथ कहता, उप्स, तुम्हें मेरा सीक्रेट कैसे पता चला। दोनों के बीच खिलखिलाहट गूंज उठती है और माहौल हल्का हो जाता है। ईशान के करीब आते ही यश के होठों पर मुस्कान छा जाती है। वो ईशान का कंधा पकड़ प्यार से कहता, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकता हूँ ईशान। यश के आंखों में अपने लिए इतना प्यार देख ईशान थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर हल्की उदासी भरी मुस्कान के साथ कहता, सोच लो बेबी बॉय, बाद में अपना इरादा मत बदल लेना और मुझसे दूर मत चले जाना। यश हंसते हुए कहता, यश मल्होत्रा कभी अपना इरादा नहीं बदलता। ये सुन ईशान उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहता, आगे जाकर भी तुम ऐसे ही रहना बेबी बॉय। तो यश मुस्कुराते हुए कहता, अगर नहीं रहा तो क्या करोगे। ईशान थोड़ा गुस्सा होकर कहता, तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लूंगा और पूरी जिंदगी तुम्हें कैद कर अपने साथ रख लूंगा। ईशान का यूं अचानक इतना सीरियस होकर कहना यश के दिल में कुछ कपकपी सी भर देता है। वो खामोश होकर बस उसकी आंखों में झांकता रह जाता है। कुछ सेकंड बाद ईशान झट से मुस्कुराता है और कहता, मजाक कर रहा हूँ बेबी बॉय। यश गहरी सांस भरते हुए कहता, थोड़ी देर के लिए तो तुम मुझे कोई और ही इंसान लग रहे थे। तभी ईशान कहता, अगर तुम्हें किसी दिन ये पता चले कि मैं जैसा दिखता हूँ वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, तो क्या तब भी तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे। यश कुछ पल चुप रह जाता है, फिर उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ जाती है। वो कहता, तुम चाहे जैसे भी हो या बनो, मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। यश के जवाब को सुन ईशान के होठों पर मुस्कान छा जाती है। वो उसके करीब आकर धीरे से उसके होठों को चूम लेता है, जैसे अपने सारे डर उसी चुंबन में घोल देना चाहता हो। कुछ देर तक चूमने के बाद वो उसे अपनी बाहों में भरकर मन ही मन कहता है, इतना प्यार भी मत करो बेबी बॉय कि आगे जाकर तुम्हें खुद से ही नफरत हो जाए। दूसरी तरफ साहिल अब भी बेचैन था। अमन का कोई पता नहीं चल पा रहा था। वो गुस्से में अपने बेड पर लेट जाता है, आंखें छत पर गड़ी हैं लेकिन दिमाग बस अमन की तस्वीरों से भरा है। वही अमन उस बॉक्स को उस आदमी की तरफ बढ़ा देता है और खड़ा होकर कहता है, बहुत रात हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए सर। जैसे ही अमन खड़ा होता वो आदमी अमन का हाथ पकड़ कहता, इतना भी जल्दी क्या है बेबी, चले जाना, अभी मेरे साथ बैठकर थोड़ा ड्रिंक कर लो।
उसके बातों को सुन अमन झट से कहता, सॉरी सर लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करता। वो आदमी जोरों से हंसते हुए कहता, बार में काम करते और ड्रिंक नहीं करते मैं मान ही नहीं सकता। और उसका हाथ कठोरता से दबाते हुए कहता, मेरे ऑफर को रिजेक्ट मत करो वरना बहुत बुरा होगा। उसका धमकी को सुन बेचारा अमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसकी धड़कन तेज हो जाती है, उसकी हथेलियां ठंडी पड़ जाती हैं। डर, लाचारी और अपमान एक साथ उसके अंदर उफान मारने लगता है। पर उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। वैसे भी अगर क्लाइंट उससे या किसी भी वजह से नाराज हुए तो उसके बॉस उसका जान ले लेंगे। इसलिए वह ज्यादा कुछ न बोलते हुए धीरे से अपने होंठ भींचकर वापस बैठ जाता है। वही वो आदमी क्रूर मुस्कान के साथ अमन को अपनी खा जाने वाली नज़र से घूरते हुए दोनों के लिए ग्लास में वाइन निकालता और एक ग्लास उसकी तरफ बढ़ा देता है। अमन के मन में उथल पुथल मची थी, उसे लग रहा था जैसे वो किसी जाल में फंस गया हो। ना चाहते हुए भी वह ग्लास को उठा लेता है और एक ही बार में पूरा ग्लास गटक जाता है। वाइन का कड़वा स्वाद उसके गले से उतरते ही जैसे उसके सीने में आग सी लगा देता है। वह सड़ा चेहरा बना अपनी जीभ को बाहर निकाल बहुत मासूम तरीके से, या कितना गंदा टेस्ट है इसका, कहते जा रहा था। वही वो आदमी को अमन और भी ज्यादा पसंद आने लगता है। वह जानबूझकर अमन के पैर को सेड्यूसिव तरीके से छूते हुए उसके करीब झुकता और कहता, तुम ठीक हो, अगर तुम्हें नहीं पीना तो रहने दो। ये देख अमन घबराहट में उसका हाथ अपने पैर से हटा कहता, मैं ठीक हूँ। अमन की ये मजबूती और सीमाएं खींचने की कोशिश उस आदमी को और भड़काती है। वो आदमी का चेहरा अब मुस्कुराहट से गुस्से में बदल जाता है। वह गलती से नहीं बल्कि क्रोध में अमन की शर्ट पर अपने हाथ से सारा वाइन गिरा देता है। ये देख अमन हड़बड़ी में खड़ा हो अपने शर्ट को रुमाल से पोंछने लगता है, उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। तो वो आदमी भी खड़ा होते हुए नकली हंसी हंसता हुआ कहता, उप्स, तुम्हारा शर्ट तो गंदा हो गया, चलो मेरे रूम चलकर साफ कर लेना। अमन झट से पीछे हटते हुए कहता है, नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं खुद साफ कर लूंगा। वो आदमी को और भी गुस्सा आ जाता और वह उसका गाल मजबूती से पकड़ कहता, विक्रम राठौर को आज तक किसी ने इतना न नहीं कहा था जितना तुमने एक दिन में कह दिया। सच में काफी इंटरेस्टिंग हो तुम, तुम्हारे साथ तो मजा आएगा। अमन अब खुद को संभालते हुए कांपती आवाज में कहता, सॉरी सर, अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो, पर अब मुझे जाना चाहिए। वो आदमी हंसते हुए कहता, चले जाना, पर उससे पहले मुझे थोड़ा मजा तो लेने दो तुम्हारा। और अमन का हाथ पकड़ उसे जोर से खींचने लगता है। अमन डर से जूझता हुआ अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वह खुद से कहता, हे भगवान, कोई तो बचा लो मुझे। कुछ देर में दोनों रूम के पास पहुंच जाते हैं। वो आदमी अपने एक हाथ से रूम का दरवाजा खोल अमन को अंदर ले जाता और अपने बेड पर धकेल देता है। दरवाजा बंद होते ही कमरे में सिर्फ भारी सांसों की आवाज गूंजती है। वह अपने शर्ट को खोलने लगता है। ये देख अमन हकलाते और सहमे आवाज में कहता, सर, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ और ना ही मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। वो आदमी ठंडी और खतरनाक मुस्कान के साथ कहता, डोंट वर्री बेबी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ आज रात के लिए मेरे बन जाओ। इतना कहते हुए वह अमन के होठों के करीब आने लगता है। अमन की आंखों में आंसू छलक आते हैं, डर, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ। वह दोनों कंधे मजबूती से पकड़ उस आदमी को जोर से धकेल देता है और कहता, सॉरी, पर इस जन्म में तो मैं सिर्फ उसका हूँ। अमन की ये बात सुन वो आदमी हैरान रह जाता है, पर अगले ही पल उसका गुस्सा फिर भड़क उठता है। अमन खड़ा हो भागने की कोशिश करता है तो वह आदमी झट से उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे जाने से रोक दीवार पर धकेल देता है और उसका हाथ मजबूती से पकड़ कहता, लगता है तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आता, तो जैसा समझ आता अब वैसा ही करूंगा तुम्हारे साथ। बेचारा अमन पूरी ताकत से उसे दूर किए जा रहा था पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो आदमी जबरदस्ती अमन के गर्दन पर अपने दांत से बाइट करते हुए किस करने लगता है। अमन की आंखें दर्द से भर जाती हैं, उसका शरीर कांप उठता है। कुछ देर तक बाइट करने के बाद वह उसके होठों को कठोरता से चूमने लगता है। अमन पूरी कोशिश करता है उसे दूर करने की, तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे शीशे के ग्लास पर जाती है। वह मुश्किल से अपना हाथ उस तक ले जाता है, ग्लास को पकड़कर जोर से तोड़ देता है और ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा अपने हाथों में लिए उस आदमी के सामने कर देता है। ग्लास टूटने की आवाज़ कमरे में गूंज उठती है। वो आदमी अमन से दूर हो जाता और हंसते हुए कहता, तुम मुझे मारोगे, इतनी हिम्मत है तुम में। अमन अब डर नहीं, गुस्से से कांपता है। वह रोते हुए कांपते लहजे में कहता,
मेरे करीब आए तो सच में मार दूंगा। उसकी आंखों में अब आंसू के साथ आग भी थी, एक टूटा हुआ पर अब जागा हुआ आत्मसम्मान। वो आदमी फिर आगे बढ़ता है, पर इससे पहले कि वह कुछ करे, अमन उसके हाथ पर ग्लास के टुकड़े से कसकर वार करता है। खून निकलने लगता है और वो आदमी दर्द से चिल्ला उठता है। अमन घबरा जाता है, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह बिना पीछे देखे दरवाजा खोल भाग निकलता है। वो आदमी भी गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अमन की आंखों में आंसू थे, पैर कांप रहे थे, पर उसके अंदर बस एक ही आवाज थी, बस जाना है, किसी तरह बस जाना है। वह भागते हुए एक आदमी से जा टकराता है। जब अमन अपना सर उठाता है और उसे देखता है तो हैरान हो कहता है, आप? वो आदमी जिससे अमन अभी टकराया था वही यश के डैड राजवीर मल्होत्रा थे। उनके चेहरे पर कठोरता के साथ पिता जैसी चिंता थी। उन्हें देखते ही अमन के आंखों में खुशी और राहत एक साथ छलक आती है। वो जैसे किसी अंधेरे से अचानक रोशनी में आ गया हो। राजवीर उसका चेहरा पकड़ प्यार से पूछते हैं, बेटा तुम ठीक हो ना? अमन कुछ नहीं कह पाता, बस आंसुओं से भीगा चेहरा हिलाकर हाँ कह देता है। तभी वो आदमी भी वहां पहुंच जाता है और हकलाते हुए कहता, अमन मेरा दोस्त है। और वो आदमी इतना कहा ही था कि राजवीर, जो अमन को इस हालत में और डरे हुए देख चुके थे, उसे गुस्से में घूरते हुए गरजते हैं, अमन मेरे बेटे की तरह है और मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। राजवीर की आवाज में ऐसी ताकत थी कि पूरा माहौल थम गया। वो आदमी जो अभी तक ताकतवर लग रहा था, अब डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता। उसे भी पता था कि राजवीर मल्होत्रा से उलझना मतलब खुद का अंत बुलाना है, इसलिए वह आगे कुछ नहीं कहता। राजवीर बिना कुछ सुने अमन का कांपता हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेते हैं और बिना पीछे देखे उसे अपने साथ बाहर ले जाते हैं। अमन अब भी सिसक रहा था, पर इस बार उसके आंसू डर के नहीं, राहत के थे। उसे लगा जैसे किसी ने फिर से उसे जीवन दे दिया हो। बाहर कार के पास अमन को देखते हुए कहते, कार के अंदर बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अमन के लिए इस वक्त राजवीर का यूं मिलना उसके लिए जन्नत मिलने के बराबर था। दिल के अंदर जैसे किसी ने एक पल में सुकून की चादर ओढ़ा दी हो। तो वह राजवीर का हाथ पकड़ प्यार से कहता, आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपके बेटे की तरह हूँ और आपको मेरा नाम कैसे पता? तो राजवीर मुस्कुराते हुए कहते, तुम मेरे कॉलेज के स्टूडेंट हो तो पता तो होगा ही, और मेरे कॉलेज का हर बच्चा मेरे बेटे की तरह ही है। इतना कहते हुए वह अंदर बैठ जाते हैं। वही अमन भी उनके बगल में बैठ जाता है। गाड़ी के शीशों के बाहर धीरे धीरे रात की हवा बह रही थी। सड़क के किनारे की लाइटें जैसे उनके बीच खामोश कहानी सुना रही हों। उस रिजॉर्ट से कुछ दूर जाने के बाद अमन राजवीर को कार रोकने को कहता तो राजवीर जी कहते, यहाँ तो सिर्फ खाली रोड है, तुम कहाँ जाओगे? तो अमन कुछ ना कह उतर जाता और चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ कहता, थैंक यू, पर मैं यहाँ से अकेला चला जाऊंगा। राजवीर उससे जाते हुए देख बस यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर उस बच्चे की आंखों में इतना दर्द क्यों है। इतना कहते हुए अमन चल जाता है। वही फिर राजवीर जी भी वहां से निकल जाते हैं। हवा अब ठंडी हो चुकी थी, पर अमन के अंदर जैसे आग जल रही थी, खुद से, हालात से और किस्मत से। दूसरी तरफ यश और ईशान एक दूसरे के बाहों में कैफे के सोफे पर ही गहरी नींद में सोए हुए थे। खिड़की से आती हल्की सी रोशनी उनके चेहरों पर गिर रही थी, जैसे किसी फिल्म का सबसे प्यारा सीन हो। तभी ईशान के फोन में किसी का कॉल आता और वह झट से अपना फोन निकाल देखता और यश को डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसे अपने ऊपर से नीचे सुला फोन उठाते हुए बाहर चला जाता है। फोन उठाते ही ईशान प्यार से हेलो कहता। वही दूसरे साइड का इंसान ईशान से कुछ कहता जिसे जान ईशान हैरान हो जाता है। उसके चेहरे पर पहले शौक, फिर बेचैनी और आखिर में गहरी चिंता उतर आती है। वह तुरंत साहिल को कॉल कर सब कुछ बता देता है और फिर वापस आकर यश के बगल में आकर लेट जाता है। वही यश अपनी आंखों को हल्का खोलते हुए मासूम आवाज में कहता, तुम कहाँ चले गए थे? वही ईशान उसके माथे पर प्यार से चूम लेता और कहता, कहीं नहीं बेबी बॉय, तुम सो जाओ। यश की आंखें फिर से बंद हो जाती हैं और वही ईशान का शर्ट कस के पकड़ किसी छोटे बच्चे की तरह लिपट कर सो जाता है। वही साहिल ईशान का सारा बात को सुन गुस्से में बेड से उठता और अपना जैकेट पहन कार की चाबी लिए रूम से निकलते हुए अपने मेंशन से बाहर चला जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, पर उसके अंदर डर और बेचैनी दोनों लड़ रहे थे। वह अपनी कार में बैठ रफ्तार से चलाते हुए निकल जाता है। रात के 12 बज चुके थे और अमन इस वक्त कहाँ, किसके पास जाए उसे ये समझ नहीं आ रहा था। अपने घर जाना नहीं चाहता था क्योंकि अभी तक उसके बाबा को अमन का किया हुआ हरकत पता चल ही गया होगा और उनकी नज़रों में खुद को देखना उसे नामुमकिन लग रहा था।
साहिल के पास जाए तो कैसे कहेगा कि अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ। ये सोचते हुए वह वही रोड के किनारे एक पत्थर पर बैठ जाता है। रात का सन्नाटा अब उसकी सांसों के साथ घुल चुका था। आज का दिन अमन की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उस इंसान का किया हुआ हरकत याद कर अमन वहीं बैठकर अपना मुंह अपने हाथ से बंद कर रोने लगता है, बस टूटा हुआ, बिखरता हुआ। वह बार बार साहिल का नाम लेता, जैसे वो उसका एकमात्र सहारा हो। अभी इस वक्त उसे साहिल की याद और भी ज्यादा आ रही थी। रोते हुए वह सिर्फ साहिल का ही नाम लिए जा रहा था, साहिल, साहिल। तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा हो जाता है और अमन अपने नजरों को ऊपर कर उस इंसान को देखता और प्यार से उसका नाम लेता, साहिल। वही साहिल अमन का चेहरा प्यार से पकड़ परेशान होते हुए कहता, क्यों टिपाई, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। साहिल की आवाज में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। तभी साहिल का नजर उसके गर्दन पर लगे दांत के निशान पर जाता और ये देख साहिल का आंख गुस्से में लाल हो जाता है और वह गुस्से में अमन से कुछ कहने को था, तभी उसका नजर अमन के बहते आंसू पर चला जाता और वह अमन को अपनी बाहों में भर लेता है। उस पल अमन को लगा था कि साहिल उसे इस हालत में देखकर उससे दूर चला जाएगा, पर ऐसे गले लगते ही जैसे उसकी सारी टूट चुकी आत्मा को कोई जोड़ रहा हो। वह भी उसके गले लग कुछ न कह बस शांत हो जाता है। वही साहिल अमन को ले अपने साथ कार में बैठा देता और कार स्टार्ट कर अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते अमन सिर्फ साहिल को ही देखे जा रहा था, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि वो सच में उसके साथ है। थोड़ी देर में साहिल का घर आ जाता है और वह अमन का हाथ पकड़ अपने साथ रूम में ले जाता है। अमन की तरफ देख उसे फ्रेश होकर बेड पर जा सोने को कहता तो अमन भी वैसा ही करता, फ्रेश हो बेड पर ही बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी तक साहिल ने उससे कोई भी सवाल क्यों नहीं पूछा। तभी साहिल भी बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आता और अपने कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल अमन के पास आ बैठ जाता है। बॉक्स से एक क्रीम निकाल वह अमन के गर्दन पर लगे निशान पर धीरे से लगाने लगता है। उस वक्त साहिल की आंखों में गुस्सा के साथ साथ फिक्र दोनों ही बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। तो अमन उसके गुस्से को देखते हुए कहता, साहिल मैं वो। अमन इतना कहा ही था कि साहिल उसके होठों पर अपनी उंगली रख कहता, मुझे बहुत नींद आ रहा, अब सोते हैं। और इतना कहते हुए वह अमन को तकिए पर आराम से सुला, एसी कम कर उसे ब्लैंकेट से उड़ा देता और खुद उसके बगल में अपने आंखों को बंद कर लेट जाता है। अमन को साहिल का ये बर्ताव देख कुछ समझ नहीं आता और उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। वही साहिल अपने आंखों को खोल अमन को अपनी बाहों में खींच लेता और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहता, ज्यादा मत सोचो और आराम से सो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। साहिल का बात सुन आज पहली बार अमन को ये एहसास हुआ कि साहिल उसे कितना प्यार करता है, शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा। वो उसके दिल की धड़कनों को अपने सीने से महसूस करता रहा और उसकी आंखों के आंसू धीरे धीरे सूखते गए। ये रात ऐसे ही बीत जाती है, चुप्पी, सुकून और एक अनकहा वादा लिए। सुबह का वक्त हो चुका था, आज रविवार था, तो ईशान का अलार्म भी नहीं बजता और उसे पता भी नहीं चलता कि सुबह के 8 बज चुके हैं। वो तो यश को अपनी बाहों में लिए आराम से सोफे पर सोया हुआ था। तभी कार्तिक और सारा स्टाफ कैफे का दरवाजा खोल अंदर आते हैं और आते ही दोनों को एक दूसरे की बाहों में सुकून से सोया हुआ देख हैरान रह जाते हैं। वही कार्तिक को तो ज्यादा हैरानी नहीं होती, पर सारा स्टाफ का मुंह खुला का खुला रह जाता। तभी कार्तिक उन दोनों को जगाने की कोशिश करता है तो यश नींद में ही चिढ़ते हुए कहता, क्यों परेशान कर रहे हो हमें, सोने दो ना, आज संडे है। ये सुन वहां सभी हंसने लगते हैं। सबको हंसता देख कार्तिक सबको किचन भेज देता है। तभी ईशान की नींद खुलती और कार्तिक को खड़ा देख सिल्ली सा मुस्कान के साथ कहता, ओह तुम सब आ गए हो। तो कार्तिक मुस्कुराते हुए कहता, अगर तुम दोनों को थोड़ी देर और सोना है तो हम चले जाते हैं, बाद में आ जाएंगे, कैफे का क्या है, वो तो खुलता रहेगा। कार्तिक का ताना सुन आज पहली बार ईशान के पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा था। तो वो खुद उठने लगता और यश को उठाता है तो यश नींद में ही कहता, उठ जाऊंगा, पहले गुड मॉर्निंग किस दो। ये सुन कार्तिक यश के कान के करीब जा कहता, ईशान के बदले में दूं। वही ईशान कार्तिक को अपनी आंखें उचकाते हुए कहता, आजकल बहुत बोलने लगे हो तुम। वो तो यश को अपनी बाहों में लिए आराम से सोफे पर सोया हुआ था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो सारी थकान, सारे डर उसी पल में सिमट गए हों। वही ईशान की बाहों का घेरा उसके लिए किसी सुरक्षित दुनिया से कम नहीं था। तभी कैफे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है और अंदर आते हैं कार्तिक और सारा स्टाफ। जैसे ही उनकी नज़र उन दोनों पर पड़ती है जो एक दूसरे की बाहों में सुकून से सोए हुए थे, पूरा माहौल कुछ पलों के लिए ठहर सा जाता है। वही कार्तिक को तो ज्यादा हैरानी नहीं होती,
उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है, जैसे उसने ये नज़ारा पहले ही सोच रखा हो। लेकिन सारा स्टाफ का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स देख रहे हों। तभी कार्तिक धीरे से उनके पास आता है और दोनों को जगाने की कोशिश करता है। यश नींद में ही करवट लेते हुए चिड़चिड़े स्वर में कहता है, क्यों परेशान कर रहे हो हमें? सोने दो ना, आज संडे है। ये सुनते ही सबकी हंसी छूट जाती है। पूरे कैफे में एक हल्की मस्ती और प्यारा माहौल फैल जाता है। कार्तिक सबको हंसते देख खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता और तुरंत सबको किचन भेज देता है, चलो चलो सब अपने काम पर लगो। तभी ईशान की नींद भी खुलती है। वो आंखें मलते हुए उठता है, सामने खड़े कार्तिक को देख हल्की सी सिली मुस्कान के साथ कहता है, ओह, तुम सब आ गए हो। कार्तिक हंसते हुए जवाब देता है, अगर तुम दोनों को थोड़ी देर और सोना है तो हम चले जाते हैं, बाद में आ जाएंगे। कैफे तो वैसे भी खुला ही रहेगा। कार्तिक का ये मजाकिया ताना सुनकर आज पहली बार ईशान के पास जवाब देने के लिए एक भी शब्द नहीं बचता। वह हल्की सी झेंपी सी मुस्कान के साथ उठने लगता है और यश को भी उठाता है। यश नींद में ही बुदबुदाता है, उठ जाऊंगा, पहले गुड मॉर्निंग किस दो। ये सुनकर कार्तिक अपनी हंसी नहीं रोक पाता और झुककर उसके कान के पास आकर धीरे से कहता है, ईशान के बदले मैं दूं। ईशान तुरंत भौहें उठाते हुए मुस्कुराता है, आजकल बहुत बोलने लगे हो तुम। कार्तिक छत से अपने बालों पर हाथ फेरते हुए थोड़ा नर्वस होकर कहता है, वो तो मैं बस ऐसे ही। उनकी बातें सुन यश की नींद पूरी तरह खुल जाती है। आंखें खोलते ही जब वो कार्तिक को देखता है तो चेहरे पर चिढ़ और शर्म एक साथ उभर आती है। तुम मेरे ईशान के रूम में इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? कार्तिक पीछे से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम ईशान के रूम में नहीं, कैफे में ही हो यश। ये सुनते ही यश को जैसे झटका लगता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, शर्म और हिचक दोनों से भरा। वो धीरे से अपना चेहरा ईशान की पीठ के पीछे छुपा लेता है। ईशान उसे ऐसे छुपते देख मुस्कुराता है, उसकी आंखों में अपनापन झलकता है। वो खड़ा होकर कार्तिक की ओर मुड़ता है और हल्की सी सख्ती लेकिन प्यार भरे लहजे में कहता है, तुम किचन जाकर अपना काम करो, और हाँ, आज मैं नहीं आऊँगा। फिर यश की ओर देखता है, और तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो यश का हाथ पकड़ उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। उनके जाते ही पूरा स्टाफ धीरे धीरे किचन से बाहर निकल आता है। उनकी आंखों में जिज्ञासा, होठों पर सवाल। एक स्टाफ सलमा कार्तिक से पूछती है, ईशान सर इस लड़के को इतना इम्पोर्टेंट क्यों देते हैं? कार्तिक कुछ कहता उससे पहले ही दूसरा स्टाफ बोल पड़ता है, हाँ, ये लड़का तो रोज आता है, पर क्यों? कार्तिक थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, अगर हिम्मत है तो खुद ईशान से जाकर पूछ लो, मेरा दिमाग मत खाओ। इतना कहकर वह किचन में चला जाता है, पर उसके चेहरे की हल्की मुस्कान ये बता रही होती है कि वह अंदर से सब कुछ समझ चुका है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, सूरज की किरणें यश के बालों में चमक रही थीं। वो ईशान की ओर देखता है और धीरे से कहता है, तुम आज कैफे नहीं आओगे तो क्या पूरा दिन मेरे साथ रहोगे? उसके मासूम सवाल पर ईशान के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह झुककर उसके होठों पर हल्की सी किस रखता है। नहीं बेबी बॉय, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। यश थोड़ा उदास स्वर में पूछता है, कौन सा काम? ईशान उसके गालों को प्यार से थामकर कहता है कोई जरूरी काम, तुम घर जाओ, थोड़ा रेस्ट करो। यश कुछ पल उसके चेहरे को देखता है, उस चेहरे को जो उसके हर सवाल का जवाब बिना बोले दे देता है, और फिर मुस्कुराकर सिर हिलाता है। ठीक है। वो कार में बैठ जाता है और ईशान दूर जाते हुए उसे देखता रहता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाता। दूसरी तरफ अमन का नींद खुल चुका था। उसने जब अपने पास साहिल को नहीं देखा तो उसे कुछ बेचैनी सी हुई। वो उठकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। तभी एक सर्वेंट आता है और कहता है, साहिल सर कल आपके सोने के बाद ही कहीं चले गए थे। उन्होंने कहा था कि आपके उठते ही नाश्ता दे दूं। अमन हल्के से मुस्कुराता है, पर उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन उतर जाती है। वो कुछ बोले बिना वापस कमरे में चला जाता है। उधर एक बड़े से विला में वो आदमी जिसने अमन के साथ जबरदस्ती की थी कुर्सी से बंधा पड़ा था। उसके हाथ पैर रस्सियों में कसकर बंधे थे और चेहरे पर डर और दर्द दोनों का साया था। वो बेहोश था जब तक कि किसी ने उसके चेहरे पर जोर से पानी नहीं फेंका। वो हड़बड़ाकर उठता है, बचाओ बचाओ। सामने खड़ा मास्क पहने आदमी उसकी ओर बढ़ता है और जैसे ही विक्रम बोलने की कोशिश करता है वो उसका चेहरा कसकर पकड़ता है। आवाज नीचे, विक्रम, वरना दोबारा बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। विक्रम घबराकर कहता है, कौन हो तुम और हिम्मत कैसे हुई विक्रम राठौर को छूने की? वो आदमी ठंडी क्रूर हंसी हंसता है,
जाने दूंगा, पर पहले अपने बॉस का हर राज बताओ। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है, ओह, तो वो तुम ही हो जिसके लिए बॉस इतना बेकरार है। वो हंसने लगता है, लेकिन अगली ही पल वो हंसी चीख में बदल जाती है। मास्क वाला आदमी चाकू निकालकर उसके हाथ पर वार करता है। खून टपकने लगता है। विक्रम दर्द से कराह उठता है। वो आदमी उसके पास झुकता है और धीमे पर डरावने स्वर में कहता है, इसी हाथों से तुमने कल अमन को छूने की कोशिश की थी ना। विक्रम की आंखें फैल जाती हैं। तुम्हें कैसे पता? वो लड़का बीच में कैसे आ गया? वो आदमी उसके कान के पास जाकर गरजता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, सोच लो, सच बोलना है या यही सड़ना है। वो इतना कहकर चला जाता है और विक्रम चीखता रह जाता है। पर वो विला इतने घने जंगल में था कि किसी तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। इधर अमन बालकनी में खड़ा था। हवा उसके बालों से खेल रही थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कल की बातें बार बार उसके जहन में घूम रही थीं। तभी दरवाज़ा खुलता है और साहिल अंदर आता है। वो अमन को पीछे से अपनी बाहों में ले लेता है। अमन अचानक डरकर उसे धकेल देता है। साहिल को थोड़ी चोट लगती है, पर वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हूँ क्यूटी पाई, तुम्हारा साहिल। अमन शर्मिंदा होकर कहता है, ओह सॉरी, मुझे लगा। इतना कहकर अमन चुप हो जाता है। वही साहिल का चेहरा गुस्से से भर जाता है। क्या लगा तुम्हें? अमन कुछ नहीं बोल पाता। उसकी आंखें झुक जाती हैं। अब मैं चलता हूँ, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। वो जाने लगता है, पर साहिल उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे बेड पर धकेलता है और खुद उसके ऊपर झुककर कहता है, आज पूरा दिन तुम ऐसे ही मेरे साथ रहोगे। अमन उसे दूर करने की कोशिश करता है, नहीं, मेरा जाना जरूरी है। तो तुम, पर वो वाक्य पूरा कर पाता उससे पहले ही साहिल उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। धीरे धीरे, बेहद नरमी से उसे किस करने लगता है। उसका स्पर्श अमन के दिल की सारी उलझनें पिघला देता है। अमन भी अपनी हथेलियां साहिल के कंधे पर रखकर उसके एहसास में खो जाता है। कुछ देर बाद जब दोनों अलग होते हैं, साहिल झुककर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। पर जैसे ही उसकी नज़र वहां पड़े निशान पर जाती है, वो ठिठक जाता है। अमन उसकी झिझक समझ जाता है और धीरे से उसका चेहरा पकड़ कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहिल, जिससे तुम्हें मुझ पर शक हो। साहिल उसे अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेटता है। मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। कल की बात हम भूल जाते हैं, ठीक? फिर उसकी आंखें बंद करते हुए कहता है, पूरी रात नहीं सोया, अभी बस सुकून चाहिए। अमन मुस्कुराता है, उसकी मासूमियत पर प्यार आ जाता है। तो तुम्हें सुकून कैसे मिलेगा? ये सुन साहिल बच्चे की तरह कहता है, तुम मेरे सर की मालिश करो। मॉम भी ऐसा करती थी जब मैं थका होता था। अमन का दिल भर आता है। वो बेड से उठकर तेल का डब्बा लाता है। साहिल का सिर अपनी गोद में रख लेता है और प्यार से उसकी मालिश करने लगता है। तेल की हल्की खुशबू, उसके हाथों की नरमी और साहिल की बंद आंखें, वो पल दोनों के लिए दुनिया का सबसे शांत लम्हा बन जाता है। शाम का वक्त हो चुका था। नीले आसमान में हल्का अंधेरा उतर आया था और सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ने लगी थी। उसी भीड़ में एक 19 साल का लड़का ऋषि अपने कुछ बिगड़े दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हुए रफ्तार से अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार चला रहा था। म्यूजिक तेज था, हवा बालों को उड़ा रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा नशा था, शराब का भी और आज़ादी का भी। तभी अचानक, धड़ाम, उसकी कार सामने से आ रही बोलेरो से टकरा गई। झटका इतना जोरदार था कि कार थोड़ी हिल गई। ऋषि की कार पर तो बस एक छोटा सा निशान पड़ा, लेकिन बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूट चुका था। ऋषि गुस्से में कार से उतरा और बोला, ये किसकी बोलेरो है? मेरी नई कार पर निशान डाल दिया, पता भी है कितने की है ये? तभी पीछे से एक सख्त, ठंडी और भारी आवाज आई, मेरी है। ऋषि पलटा। सामने एक लंबा, हैंडसम और रौबदार आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में तेज और चाल में ऐसा आत्मविश्वास जैसे पूरी सड़क उसी की हो। वो था युवराज सिंह, मुंबई का मशहूर इप्स अफसर। ऋषि एक पल के लिए उसकी आंखों में खो गया। वो गहरी काली आंखें, जैसे किसी को भी खींच लें। उसने होंठ भींचते हुए सोचा, इतना हैंडसम इंसान पुलिस में क्या कर रहा है? लेकिन युवराज की नज़र अब ऋषि पर थी। उसके हाथ में शराब का कैन देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से में उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी ऋषि का एक दोस्त धीरे से बोला, ऋषि, वो युवराज सिंह है, मुंबई पुलिस वाला। तो ऋषि ने बेफिक्री से कहा, इतना डर क्यों रहा इस हैंडसम से? वो इतना ही बोला था कि उसका दोस्त डर के मारे वहां से भाग गया। ऋषि ने पलट कर देखा और बोला, अरे, अभी तो यही था, गया कहाँ?
युवराज बोलेरो की तरफ देखता हुआ बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ऋषि ने कंधे उचकाते हुए कहा, देखा नहीं था, गलती हो गई। ये लो मेरा कार्ड, जितना खर्चा आएगा भेज देना। वो जाने लगा, तभी युवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटका मारते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। ऋषि का दिल एक पल को रुक सा गया। दोनों की नजरें मिली, वो सख्त पुलिस वाला और वो नटखट अमीर लड़का, जैसे हवा ही थम गई हो। ऋषि मुस्कुराकर बोला, इतनी खतरनाक आंखें पहले कभी नहीं देखी मैंने। युवराज ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाए और पूछा, लाइसेंस है? ऋषि ने फ्लैटी लहजे में कहा, क्या तुम्हें देखने का लाइसेंस? युवराज ने ठंडी नजरों से कहा, नहीं, इस कार का नहीं है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, आज ही खरीदी है। कैसी लगी मेरी नई कार? युवराज ने कुछ नहीं कहा, बस वापस अपनी बोलेरो की तरफ बढ़ा। ऋषि ने पीछे से आवाज लगाई, ओए हैंडसम, नंबर तो दे दो ताकि तुम्हारी बोलेरो का खर्चा चुका सकूं। युवराज ने बिना कुछ बोले अपने बैग से हथकड़ी निकाली और अगले ही पल ऋषि का हाथ पकड़कर प्यार से लेकिन मजबूती से हथकड़ी लगा दी। ये क्या कर रहे हो? ऋषि चौंक कर बोला, हाथ खोलो। कौन हो तुम? पता चल जाएगा, युवराज ने ठंडी आवाज में कहा। वो ऋषि को बोलेरो में बैठाकर दरवाजा लॉक कर देता है। ऋषि चिल्लाता है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अपने घर, युवराज ने जवाब दिया। ऋषि हंस पड़ा, उफ, तो पहली नजर में ही प्यार हो गया है तुम्हें मुझसे? युवराज ने उसे घूरते हुए कहा, ज्यादा बोलोगे तो आज रात तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगी। लेकिन ऋषि कहाँ चुप बैठने वाला था, रास्ते भर बात करता रहा। थोड़ी देर बाद बोलेरो मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के सामने रुकी। ऋषि की मुस्कान गायब हो गई। तुम सच में पुलिस हो? हाँ, युवराज ने कहा, आईपीएस युवराज सिंह। ऋषि के चेहरे से रंग उड़ गया। देखो, ये गलत हो रहा है। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। युवराज ने बिना उसकी सुने उसे लॉकअप के अंदर डाल दिया और अपनी चेयर पर बैठ गया। जानता हूँ, उसने कहा, अमीर घर का बिगड़ा लड़का, जिसे लगता है पैसे से सब कुछ खरीद सकता है। ऋषि ने तमतमाते हुए कहा, अगर मेरे बड़े पापा या मेरे भाई को पता चला ना, तो वो तुम्हें इस शहर से गायब कर देंगे। युवराज उठ खड़ा हुआ, गुस्से में उसके पास आया और उसका चेहरा कठोरता से पकड़ते हुए बोला, बेटे, एक शब्द और बोला ना तो भूल जाऊंगा कि तुम बच्चे हो। ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। उसका गाल लाल पड़ चुका था जहां युवराज ने उसे पकड़ा था। युवराज को अपनी सख्ती का एहसास हुआ। उसने धीरे से हाथ छोड़ दिया और फोन उसके हाथ में रख दिया। जिसे बुलाना है बुला लो, लेकिन आज यूं ही नहीं जाने दूंगा। ऋषि ने कांपते हुए फोन उठाया, अपने बड़े पापा को कॉल लगाया, पर फोन नहीं उठा। फिर उसने अपने भाई को कॉल मिलाया और तभी युवराज की नजरें उस पर टिकी थीं, जैसे वो सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि कोई ऐसा इंसान हो जिसने अनजाने में उसका दिल भी हिला दिया हो। दूसरी तरफ यश अपने कमरे में था, बेड पर लेटा हुआ, हेडफोन लगाए किसी पुराने लव सॉन्ग में खोया हुआ। कमरा हल्की रोशनी में डूबा था, चारों ओर एक सुकून भरी खामोशी, बस उसकी धड़कनों और गाने की बीट्स की आवाज। तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज होती है, पर यश को कुछ सुनाई नहीं देता। वो पूरी तरह अपनी दुनिया में खोया हुआ था। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकती है। आई मिस यू सो मच बेबी बॉय। वो ईशान का मैसेज था। उस शब्द बेबी बॉय पर यश के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। वो झट से रिप्लाई करता है, आई मिस यू टू ईशान। और तभी एक और मैसेज आता है, तो जल्दी से अपने रूम का दरवाजा खोलो, तब से बाहर खड़ा हूँ। यश के हाथ जैसे रुक जाते हैं। क्या वो यहाँ है? वो तुरंत हेडफोन हटाता है, दौड़ता हुआ दरवाजे तक पहुँचता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने ईशान खड़ा होता है। वही उसकी मुस्कान, वही चमकती आंखें। यश हैरान होकर कहता है, तुम यहाँ? ईशान बिना कुछ कहे उसके एक कान को पकड़ हल्की सी डांट लगाता है, इतना लाउड म्यूजिक सुनते हो, कान खराब हो जाएंगे एक दिन। यश थोड़ा मुंह फुलाकर मासूमियत से कहता है, तो क्या अब तुम मुझे डांटने ही आए हो इतनी दूर से? और फिर धीमे से, ऑलमोस्ट बच्चे जैसी आवाज में जोड़ देता है, तुम अब मुझसे हमेशा गुस्सा ही करते रहते हो, चिल्लाते भी हो। ईशान का चेहरा एक पल को नर्म पड़ जाता है। वो आगे बढ़कर यश को अपनी बाहों में खींच लेता है। उसकी आवाज अब धीमी और प्यार से भरी थी, क्योंकि प्यार भी सबसे ज्यादा तुमसे ही करता हूँ बेबी बॉय। इसलिए डांटता हूँ ताकि तुम हमेशा ठीक रहो, मेरे साथ रहो। यश उसकी आंखों में देखने लगता है। वो पल जैसे थम गया था। धीरे धीरे यश ईशान के करीब आने लगता है, उसके होठों तक
पर तभी ईशान मुस्कुराते हुए उनके बीच डेयरी मिल्क चॉकलेट रख देता है। यश पाउट बनाकर कहता है, मुझे ये नहीं, तुम्हें खाना है। ईशान हंसते हुए बैग पर बैठ जाता है और अपनी उंगली से इशारा करता है, तो आ जाओ इधर। यश मुस्कुराता हुआ उसके पास आता है, पर जैसे ही वो पास बैठता है, ईशान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे थे। कमरा एक पल के लिए जैसे ठहर गया था। तभी अचानक फोन की घंटी बज उठती है। यश थोड़ा पीछे हटते हुए कहता है, वेट, किसी का कॉल आ रहा है। ईशान हल्की मुस्कान के साथ फोन को साइड में रख देता है। अब ये भी इंतजार करेगा, और फिर धीरे धीरे उसके होंठों पर झुकाता है। फोन लगातार बजता रहा, पर अब किसी को परवाह नहीं थी। जब कॉल कट गया, ईशान ने और गहराई से उसे चूमा। पल भर में सारा प्यार, सारा जुनून उसे चुंबन में समा गया। तभी दोबारा फोन बज उठा। ईशान झल्लाते हुए पीछे हटता है, फोन उठाता है और गुस्से में कहता है, कौन है जो मेरे बेबी बॉय को परेशान कर रहा है इस वक्त? दूसरी तरफ से आवाज आई, और तुम कौन हो जो मेरे यश को बेबी बॉय कह रहे हो? ईशान के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा एक साथ उभर आता है। कौन हो तुम? आवाज आती है, मेरा नाम ऋषि है, और मेरे यश से बात करवाओ। ऋषि? ईशान नाम दोहराता है, हैरान सा। उसी वक्त यश फोन छीन लेता है। ऋषि, तू कहाँ है यार? पुलिस स्टेशन में, ऋषि कहता है, उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे जेल में डाल दिया है। ये सुनते ही यश के चेहरे से रंग उड़ जाता है। क्या तू जेल में है? वो तुरंत उठता है, ईशान का हाथ पकड़कर कहता है, ईशान, ऋषि जेल में है, हमें अभी चलना होगा। ईशान बिना कुछ पूछे बस सिर हिलाता है। चलो। कुछ देर बाद दोनों युवराज के ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं। यश हड़बड़ी में बोलता है, ऋषि अंदर है। ईशान चुपचाप उसकी ओर देखता है। युवराज का ऑफिस। यश सिर हिलाता है। गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। सर ने बिना परमिशन किसी को अंदर जाने से मना किया है। ईशान अपना नाम बताता है। गार्ड अंदर जाकर युवराज को बताता है, और जैसे ही युवराज ईशान नाम सुनता है, वह खुद बाहर आ जाता है। ईशान, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर जैसे ही उसने यश को देखा, मुस्कान गायब हो गई। यश आगे बढ़कर गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को पुलिस स्टेशन में डालने की? युवराज गंभीर स्वर में कहता है, आवाज नीचे, मिस्टर यश मल्होत्रा, ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा ऑफिस है, और मेरा बस चले ना तो तुम्हें और तुम्हारे बिगड़े भाई दोनों को जेल में डाल दूं। ईशान तुरंत यश का हाथ पकड़ लेता है, उसे शांत करता है। शांत रहो, मैं संभाल लूंगा। फिर युवराज की ओर देखकर गुस्से में मगर संयम से कहता है, वो अभी बच्चा है, गलती हो गई होगी, सुलझा लो। युवराज एक ठंडी सांस लेता है। गलती? फर्स्ट, उसने ड्रिंक करके बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाई और रिश्वत देने की कोशिश की, सो अलग। सेकंड, मुझसे ही फ्लर्ट कर रहा था, क्या इसे गलती कहते हैं? ईशान माथा पकड़ लेता है। ओह गॉड, ये तो यश से 4 कदम आगे निकला। ऋषि, जो अंदर खड़ा था, जेल के सलाखों के पीछे से गुस्से में चिल्लाता है, देखो आखिरी बार बोल रहा हूँ, जाने दो वरना मैं। पर इससे पहले ईशान बीच में बोलता है, चुप, युवराज से सॉरी कहो। मैं क्यों सॉरी कहूँ? ऋषि भड़क जाता है, तुम होते कौन हो मुझसे ये कहने वाले? जब ऋषि इस तरह से ईशान से कहा तो आखिर में यश का सब्र टूट जाता है। वो चिढ़ते हुए कहता है, ठीक है, अगर सॉरी नहीं कहना तो मुझसे बात मत करना। ये सुन ऋषि एकदम चुप हो जाता है। कुछ पल बाद धीरे से कहता है, ठीक है बाबा, अगर तू कहता है तो बोल देता हूँ। वो युवराज की तरफ देखता है, आंखों में गुस्सा और अजीब सी शरारत के साथ। सॉरी। युवराज कुछ नहीं कहता, बस गार्ड्स को इशारा करता है, रिहा करो। ऋषि बाहर निकलता है। युवराज उसके पास आता है, धीरे से कहता है, आई होप हम दोबारा ना मिलें। ऋषि मुस्कुराकर झुकता है, आई होप हम दोबारा बहुत जल्द मिलें। और मन ही मन सोचता है, तुम्हारे वजह से मेरे यश ने मुझे सॉरी कहने को कहा है, अब तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। तीनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं। सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। अचानक एक कार तेजी से यश के सामने से गुजरती है। ईशान झट से उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। तुम ठीक हो बेबी बॉय? यश उसके चेहरे की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ईशान, मैं ठीक हूँ। वही ऋषि गौर से दोनों की तरफ देखता है, दिल में हल्की सी धड़कन बढ़ जाती है। वो मन ही मन बुदबुदाता है, तो मतलब वही इंसान, फोन वाला इंसान, यही था।